ये जानकर चौंक गई कि रेशमी कावेरी की बेटी है। मालती को अंगुना पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा कि अंगुना ने उसे इतनी बड़ी बात कैसे नहीं बताई। मालती ये सोच ही रही थी कि तभी चंद्रकला ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, सही सुना तुमने, रेशमी कावेरी की ही बेटी है, वही कावेरी जिसे तुमने घर से निकाल दिया था और उसी की वजह से कावेरी की मौत भी हुई थी। जीते जी तुमने कावेरी को मार दिया और अब मरने के बाद उसकी बेटी को भी मारना चाहती हो। ये सब सुनकर मालती को अपने आप से घिन आने लगी थी, लेकिन उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि कावेरी मर चुकी है। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, झूठ बोल रही हो तुम, कावेरी यहाँ से भाग चुकी थी, ये बात तुमने खुद मुझे बताई थी। जवाब देते हुए चंद्रकला ने कहा, मैंने ये भी कहा था कि कावेरी के पीछे गुंडे पड़े हुए हैं और वो गुंडे यामिनी के भेजे हुए ही थे। मालती को अपने किए पर बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा था। वहीं राघव को सिर्फ चंद्रकला की बातें सुनाई दे रही थी, इसीलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। उसने झल्लाते हुए कहा, तुम दोनों मुझे बेवकूफ बनाने के लिए ये सब कर रहे हो। मालती बुआ यहाँ पर है ही नहीं, और अगर है तो मुझे विश्वास दिलाओ। राघव की इस बात पर रेशमी ने चंद्रकला से कहा, दीदी, मुझे तो कोई ऐसी विद्या नहीं आती है कि मैं किसी को काला साया दिखला सकूं, लेकिन अगर आपको आती है तो आप राघव को दिखा दीजिए कि मालती दीदी यहीं पर है। दरअसल रेशमी ने आज ही अपनी माँ को देखा था, इसीलिए उसे इस बात का एहसास था कि किसी को इतने समय बाद एक आखिरी बार देखने की कितनी ज़्यादा खुशी मिलती है। इसीलिए वो चाहती थी कि राघव भी एक आखिरी बार अपनी बुआ को देख ले। चंद्रकला भी रेशमी की बात पर विचार करने लगी। कुछ सोचते हुए चंद्रकला ने रेशमी से कहा, ठीक है रेशमी, लेकिन इसके लिए मुझे एक आईने की ज़रूरत है, तुम जल्दी से अंदर से एक आईना ले आओ। चंद्रकला की बात सुनते ही रेशमी जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए अंदर की तरफ गई। राघव की धड़कनें भी अब बढ़ने लगी थी। उसे लगा कि अगर चंद्रकला मुझे मालती बुआ को दिखाने के लिए तैयार हो गई है, इसका मतलब मालती बुआ सच में यही है। राघव ये सोच ही रहा था कि तब तक रेशमी अंदर से आईना ले आई थी। चंद्रकला ने उस आईने को मालती के सामने कुछ दूरी पर रख दिया और राघव को उसके सामने खड़ा कर दिया। अब राघव की पीठ मालती की तरफ थी। मालती अपने आप को उस आईने में देख पा रही थी। मालती भी इस बात से बहुत ज़्यादा खुश थी कि इतने सालों बाद राघव को उसकी सच्चाई पता चलेगी और राघव उसे भी देख पाएगा। चंद्रकला राघव के नज़दीक आई। उसने अपनी पूरी हथेली को राघव के सिर के ऊपर और अंगूठे को राघव के ललाट के बीचों बीच रख दिया। चंद्रकला ने राघव को आंखें बंद करने के लिए कहा और खुद भी अपनी आंखें बंद करके कुछ मंत्रोच्चार करने लगी। जैसे जैसे मंत्रोच्चार बढ़ रहे थे, वैसे वैसे राघव को अपने ललाट के ऊपर बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होने लगा था। धीरे धीरे राघव का दर्द बढ़ने लगा था और दर्द के मारे राघव की चीख निकलने लगी। चंद्रकला ने अपने मंत्रोच्चार समाप्त करके राघव के ललाट से अपना अंगूठा हटाते हुए कहा, राघव, अब बिल्कुल धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो और सिर्फ आईने के अंदर ही देखना। राघव धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगा, लेकिन उसे अपनी आंखें खोलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। बाहर एकाएक उसे इतनी ज़्यादा रोशनी महसूस हो रही थी कि उसकी आंखें चौंधिया गई। बड़ी मुश्किल से उसने जब अपनी आंखें खोली तो उसे तेज रोशनी के बीच में सिर्फ आईना ही दिखाई दे रहा था और उस आईने के अंदर ठीक अपने पीछे मालती का काला साया दिखाई दे रहा था। अपनी बुआ को देखते ही राघव की आंखों से आंसू बहने लगे। वो लपक कर अपनी बुआ को गले लगाना चाहता था। ऐसा करने के लिए जैसे ही वो पीछे मुड़ा, उसे मालती कहीं नहीं दिखाई दी। राघव को अपनी गलती का एहसास हो गया और वो फिर से आईने की तरफ मुड़ गया। आईने में फिर से उसे मालती दिखाई दे रही थी। बहते आंसुओं को पोंछते हुए राघव ने मालती से कहा, बुआ, आप सच में जिंदा नहीं हो? इसका मतलब रेशमी और चंद्रकला सच कह रही है कि यामिनी चाची ने आपको? जवाब देते हुए मालती ने कहा, हाँ राघव,
चंद्रकला और रेशमी जो कुछ भी कह रही हैं वो बिल्कुल सच कह रही हैं। कहते हुए मालती ने राघव को सब कुछ बताया कि कैसे यामिनी ने उसे मरवाया था। ये सब सुन राघव का खून खौल गया। उसका मन कर रहा था कि वो अभी के अभी जाकर यामिनी की हत्या कर दे, लेकिन वो ये कतई नहीं चाहता था कि उसकी मालती बुआ एक काला साया बनी रहे। यही सोच उसने मालती से कहा, लेकिन बुआ आप काला साया कैसे बन गई और आप इन सब से मुक्त क्यों नहीं हो जाती? क्योंकि आप ऐसे नहीं हो बुआ, हम तो बुरे लोग हैं, हम ये सब कर सकते हैं, लेकिन आप तो अच्छी हो, आप ये सब नहीं कर सकती। इस पर मालती ने कहा, नहीं राघव, जब तक मैं अपना बदला पूरा नहीं कर लेती तब तक मैं मुक्त नहीं हो सकती। मुझे अपना बदला पूरा करना ही होगा। ये सुन राघव ने मालती से कहा, नहीं बुआ, अगर चंद्रकला चाहे तो वो आपको मुक्ति दिला सकती है। चंद्रकला के पास कुछ ना कुछ जरूर रास्ता होगा। कहो चंद्रकला, तुम बुआ को मुक्ति दिला सकती हो ना? जवाब देते हुए चंद्रकला ने कहा, हाँ राघव, अगर मालती खुद चाहे तो मैं उसे मुक्ति दिला सकती हूँ। और सिर्फ मालती को ही नहीं, जितेंद्र और मालती दोनों को ही मुक्ति दिला सकती हूँ। लेकिन इसके लिए इन दोनों का हाँ कहना बहुत जरूरी है। ये सुन राघव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने मालती से कहा, देखा बुआ, चंद्रकला आपको मुक्ति दिला देगी, आप बस हाँ कह दीजिए। लेकिन मालती ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। मालती को सोचता हुआ देख राघव ने कहा, इतना मत सोचिए बुआ, आप बस हाँ कह दीजिए, मैं आपको इस तरह तड़पता हुआ नहीं देख सकता। और रही बात आपके बदले की, तो आपका बदला मैं पूरा करूंगा। यामिनी चाची को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राघव की बात को आगे बढ़ाते हुए चंद्रकला ने कहा, यामिनी सिर्फ तुम्हारी दुश्मन नहीं है मालती, यामिनी पूरे गांव की दुश्मन है। आज नहीं तो कल उसका अंत होना ही है। लेकिन अगर तुम यामिनी का अंत करना चाहोगी तो तुम इस दलदल में फंसती ही चली जाओगी, क्योंकि अंगुना कभी भी नहीं चाहेगी कि तुम्हें मुक्ति मिले। उसे तो बस अपनी बेटियों को श्राप से मुक्त करवाना है, और उसके लिए वो तुम्हारा और जितेंद्र का फायदा उठा रही है। मालती और जितेंद्र को भी चंद्रकला की बातें ठीक तो लग रही थी, लेकिन उसके अंदर की बगले की आग उसे हाँ कहने से रोक रही थी। जब मालती का कोई जवाब नहीं मिला तो राघव ने कुछ सोचते हुए अपने पीछे के खीसे में से बंदूक निकाली और खुद के माथे पर रखते हुए मालती को धमकी देते हुए कहा, हाँ कह दीजिए बुआ, अगर आप हाँ नहीं, भटकता रहूंगा काली दुनिया में। राघव की ये धमकी सुन मालती भी काफी ज्यादा डर गई। उसने जितेंद्र की तरफ देखा तो जितेंद्र ने भी हामी में सिर हिलाया, क्योंकि कोई भी काला साया काली दुनिया में भटकते नहीं रहना चाहता है। हर किसी को मुक्ति चाहिए होती है। यही सोचते हुए मालती ने आखिरकार हामी भरते हुए कहा, नहीं नहीं राघव, ऐसा मत करो। अगर मैं जिंदा होती तो तुम्हारे लिए अपनी जान दे देती, लेकिन तुम्हें अपनी जान नहीं देने देती। तो अगर तुम चाहते हो तो मैं अपनी मुक्ति के लिए तैयार हूँ। जितेंद्र को भी अपनी हामी खुद भरनी थी, इसीलिए जितेंद्र ने अपने हिस्से की हाँ कहते हुए कहा, हाँ चंद्रकला, मैं भी अपनी मुक्ति के लिए तैयार हूँ। तुम जब चाहो मुझे और मालती को मुक्त करवा सकती हो। ये सुनते ही राघव के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। वहीं चंद्रकला के लिए भी ये बात सुनकर खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि पत्थरभुज बाबा का अंत पहले ही हो चुका है। अब बस कुछ ही देर में यामिनी को भी अपने गुनाहों की सजा मिल चुकी होगी। ऐसे में अगर मालती और जितेंद्र को मुक्ति मिल गई तो फिर मायापुर के ऊपर से संकट के बादल हमेशा हमेशा के लिए छट जाएंगे और मायापुर की खुशियाँ फिर से लौट आएगी। चेहरे पर हंसी लिए चंद्रकला ने मालती और जितेंद्र से कहा, तो ठीक है मालती, आज रात को ही तुम्हें और जितेंद्र को मुक्ति दिलाने के लिए यज्ञ किया जाएगा। चंद्रकला के ये कहते ही मालती और जितेंद्र वहाँ से जाने लगे। राघव मालती को जाते हुए देख रहा था। मालती के जाते ही राघव के सामने जो रोशनी छाई हुई थी वो भी बिल्कुल शांत हो गई। राघव यामिनी को लेकर गुस्से में भन्नाया हुआ था। उसने गुस्से में ही चंद्रकला से कहा, चंद्रकला, तुम गांव वालों को लेकर हवेली की तरफ निकलो और मैं बाहर लेकर आता हूँ उस यामिनी को।
कहते हुए राघव वहां से चला गया। राघव के जाने के बाद रेशमी ने खुशी के मारे चंद्रकला को गले से लगा लिया और दोनों नीति को घर पर सोते हुए ही छोड़कर गांव वालों को बुलाने के लिए चले गए। वहीं दूसरी तरफ राघव हवेली पहुंच चुका था। राघव सीधे उसी कमरे में गया जहां पर यामिनी छिपी हुई थी। दरवाजे के खुलते ही जैसे ही यामिनी ने राघव को देखा, यामिनी ने राघव से पूछा, राघव, क्या सोचा तुमने? बाहर का माहौल कैसा है और क्या सबक सिखाया तुमने रेशमी को? यामिनी ने एक साथ बहुत सारे सवाल पूछ लिए। राघव ने यामिनी को शांत कराते हुए कहा, शांत हो जाइए चाची, ये सब बताने के पहले मैं आपको एक खुशखबरी बताना चाहता हूँ। यामिनी ने शांत होते हुए पूछा, खुशखबरी? कैसे खुशखबरी राघव, जल्दी बताओ। जवाब देते हुए राघव ने कहा, चाची, खुशखबरी ये है कि इतने सालों के बाद मुझे ये पता चल चुका है कि मालती बुआ कहाँ है। ये सुनते ही यामिनी चौंक गई। उसने लड़खड़ाती जुबान से पूछा, अरे वाह, कहाँ है राघव, मुझे भी बताओ। जवाब में राघव ने बड़ी ही उत्सुकता से कहा, आपको मालती बुआ की वो सहेली याद है, कावेरी? मालती बुआ यहाँ से भागकर सीधे उसी के पास चली गई थी। तब से दोनों वहीं पर एक साथ ही रह रहे हैं। आपको पता है, अब तो मालती बुआ को एक 12 साल का बच्चा भी है। चाची, मैं बुआ के बारे में जानकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, इसीलिए मैंने बुआ को खबर भिजवा दिया कि वो जल्द से जल्द यहाँ आ जाए। और यामिनी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर राघव कहना क्या चाह रहा है। मालती, कावेरी, इन सब के बारे में उसे कहाँ से पता चला? बल्कि ये तो दोनों ही इस दुनिया में नहीं है। यामिनी को इस तरह सोचता हुआ देख राघव ने पूछा, क्या हुआ चाची, आप मालती बुआ के बारे में जानकर खुश नहीं हुई? और अच्छा किया ना मैंने बुआ को यहाँ वापस बुलाकर। हिचकिचाते हुए यामिनी ने कहा, नहीं राघव, मैं तो बहुत खुश हूँ और तुमने बहुत अच्छा किया कि तुमने मालती को यहाँ बुला लिया। मालती यहाँ आकर बहुत खुश होगी। यामिनी ने ये कहा ही था कि राघव ने तुरंत पूछ लिया, और आप खुश होंगी कि नहीं मालती बुआ को यहाँ पर देखकर? आप तो उन्हें अपनी सहेली कहा करती थी ना। राघव एकदम से गंभीर हो चुका था। उसके चेहरे के भाव बदल चुके थे। यामिनी को अब राघव की बातों से डर लगने लगा था। उसे लग रहा था कि शायद राघव को किसी ने मालती के बारे में बता दिया है। फिर भी यामिनी ने अभी भी सच को नहीं स्वीकारा और डरते हुए राघव से कहा, मैं भी बहुत खुश होंगी मालती को देखकर। यामिनी ने जैसे ही ये कहा, राघव ने एक जोर का चांटा यामिनी के चेहरे पर दे मारा। उस चांटे की आवाज से पूरा कमरा गूंज गया और यामिनी जमीन पर जाकर गिरी। राघव यामिनी के नजदीक गया और अपने दाहिने हाथ से उसके बालों को पकड़ते हुए चेहरा ऊपर की तरफ उठाया और गुस्से में उसके चेहरे के पास में आकर कहा, कितना झूठ बोलोगी चाची, कितना झूठ बोलोगी? राघव के ऐसे व्यवहार से यामिनी बुरी तरह चौंक गई। उसने राघव के हाथ को झटकने की कोशिश करते हुए कहा, ये क्या बदतमीजी है राघव, शर्म नहीं आती तुम्हें अपनी चाची पर हाथ उठाते हुए? राघव ने फिर चिल्लाते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप। शर्म तो तुझे आनी चाहिए अपने आप को चाची कहते हुए। चाची के नाम पर सिर्फ इस्तेमाल किया है तूने मेरा। जिस बुआ को मैं माँ से भी बढ़कर मानता था, उसी बुआ को मार दिया तूने और फिर उसी का साया लाने के लिए मुझे भेज दिया। यामिनी ये जानकर हैरान रह गई कि राघव को सब कुछ पता चल चुका है। उसने राघव से कहा, देखो राघव, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जानती हूँ उस चंद्रकला ने तुम्हारे दिमाग में ये कचरा भरा है। किसी और की बातों पर विश्वास मत करो राघव। जवाब में राघव ने कहा, नहीं चाची, मुझे ये सब किसी और ने नहीं बल्कि खुद मालती बुआ ने बताया है। मैं खुद मालती बुआ के काले साए को देख कर आ रहा हूँ और जिस तरह आपने बुआ को मारा था, उसी तरह अब आपकी बारी है मरने की। चलिए चाची, पूरे गांव के लोग बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। ये सब सुनकर यामिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो राघव के सामने गिड़गिड़ाने लगी और माफी मांगते हुए कहा,
नहीं राघव, ये क्या कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारी चाची हूँ बेटा। मैंने नहीं बल्कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी बुआ को मारा था। फिर भी तुम्हें लगता है कि मेरी कोई गलती है तो मुझे माफ कर दो बेटा, लेकिन गांव वालों के सामने मुझे मत लेकर जाओ। लेकिन राघव ने यामिनी की एक ना सुनी। उसने यामिनी के बाल पकड़े और उसे घसीटते हुए बाहर की तरफ ले जाने लगा। वहीं हवेली के बाहर पूरे गांव का जमावड़ा लग चुका था। सभी गांव वालों का खून गुस्से में खौल रहा था। राघव यामिनी को घसीटते हुए बाहर ले आया। यामिनी ने जब गांव वालों की भीड़ को देखा तो उसे उन सबकी आंखों में अपनी मौत दिखाई दे रही थी। गांव वाले मिलकर आखिर क्या सजा सुनाएंगे यामिनी को, और क्या अंगुना इतनी आसानी से मालती को मुक्त होने देगी?